हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे बात करूंगा किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कल के दिन। कल एक्सपायरी है, आज का मार्केट काफ़ी रेंज बाउंड था, निफ्टी स्ट्रांग था, बैंक निफ्टी वीक था। कल के दिन आपने देखा कि बैंक निफ्टी जो था वो थोड़ा स्ट्रांग था, निफ्टी जो था वो ज़्यादा वीक था। तो आज थोड़ा सा इन्वर्स हुआ, रिवर्स हुआ बैंक में, और थोड़ी सी आईटी में कुछ रिलीफ आया। रिलायंस ने काफ़ी कुछ निफ्टी को संभाला, और ये आज की समरी है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं कल के दिन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ग्लोबली मार्केट में सुधार आ रहा है। ग्लोबल मार्केट्स ऑलरेडी काफ़ी गिरे थे, लो लेवल पे काफ़ी अच्छा बाउंस बन रहा है। और अगर ग्लोबल मार्केट बाउंस बना रहे हैं तो इंडियन मार्केट में भी एक अच्छी अपसाइड आ सकती है। बहुत से लोग यहाँ पे बोलते हैं कि मैं बेरिश रहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ आपको कि अगर 17,000 नहीं 16,950 का एरिया होल्ड करता है अगले 2 से 3 दिन, तो हो सकता है हम यहाँ से एक और रिलीफ बाउंस देखें 17,700, 800, 900 के आसपास तक। ऊपर भी जा सकता है, लेकिन वो फिर आपको ग्लोबली थोड़ा देखना पड़ेगा कि ग्लोबल मार्केट पलटे ना वहाँ से, क्योंकि हो सकता है 2 से 3 दिन थोड़ा रिलीफ मिले और उसमें हम एक अच्छा बाउंस दिखाएं। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट या लॉन्ग करना है तो मीडियम टर्म अभी होराइजन रखिए। मीडियम टर्म मतलब 10 से 15 दिन, उससे ज़्यादा अभी मत सोचिए जब तक ये रशिया का इशू है, फेड का रेट हाइक नहीं हो जाता। और फेड के रेट हाइक के बाद किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है वो हमको पता नहीं चल जाता। उसके पहले आपको ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली कुछ भी लेके आप बैठे रहो। तो ये सबसे पहला पॉइंट मेरा रहेगा। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं चार्ट्स में क्या करना है, और फिर हम कंक्लूड करेंगे इस वीडियो को कि किस तरीके से आप आगे पैसा बना सकते हैं और मार्केट में अपॉर्चुनिटी करंटली कहाँ पे है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कि आप आज का जो हीट मैप है उसके हिसाब से मार्केट कैसा है। तो अगर आप देखेंगे तो रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, तो जो आईटी कल सबसे कमजोर सेक्टर था वो आज संभालने का काम कर रहा था। रिलायंस ने कल भी संभाला, आज भी संभाला। आज रिलायंस ने 2700 के ऊपर क्लोजिंग दी है। मैंने आपको कहा था 2700 के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर ये एरिया के ऊपर सर्वाइव किया रिलायंस तो 3500 तक के लेवल आएंगे। इस वाले मूव में आएंगे नहीं आएंगे हम नहीं कह सकते, लेकिन जब भी ये 27-28 की रेंज को तोड़ेगा ऊपर की तरफ तो आपको 3500 तक ये रुकेगा नहीं। तो हो सकता है कि रिलायंस यहाँ से एक अच्छी खासी रीरेटिंग हो रही हो। मेरे हिसाब से रिलायंस में बड़ा पैसा आ रहा है। हो सकता है आईटी का पैसा रिलायंस में मूव हो रहा हो या फिर बैंक का पैसा, लेकिन रिलायंस में पैसा आ रहा है। तो पहला पॉइंट आपको ये क्लियर रखना है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि जो आईटी है वो अभी भी रिस्क में है, लेकिन फिर भी काफ़ी पिट चुका है। तो अगर यहाँ से बाउंस आता है तो बाउंस को आप तुरंत ट्रस्ट मत करिए, 2 से 3 दिन का टाइम लीजिए, फिर उसके बाद ट्रस्ट कर सकते हैं। आईसीआईसी बैंक आज कमज़ोर था। आईसीआईसी बैंक में हमने पहले ही बात की है कि अच्छा खासा यहाँ से वीकनेस है चार्ट स्ट्रक्चर्स में, लेकिन अभी 756 पे भी है। अगर 750 एरिया को होल्ड करता है तो एक 780 तक का बाउंस मिल सकता है, लेकिन अगर 745 का एरिया गिव अप करता है तो 700 तक का फॉल आईसीआईसी बैंक में दिख सकता है। तो ये एक वीक स्ट्रक्चर है 745 के नीचे। एक्सिस बैंक 795 पे है। अगर ये 780 के नीचे जाता है तो 740 750 की रेंज तक गिर सकता है। तो हम बहुत इंपॉर्टेंट जोन में हैं और यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो आप ब्रेकडाउन के लिए रेडी रहिए। अगर बाउंस मिलता है तो आपको यहाँ से 4 to 5% ईजिली इन बैंक्स में अपसाइड मिलेगा, लेकिन उन 5% आने के बाद आपको बुक करके साइड में होकर सोचना पड़ेगा। तो ये फिलहाल मेरे को लगता है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट रेड में थे, अभी यहाँ से रिकवरी है। टेक सेक्टर में काफ़ी अच्छा रिकवरी आई है लोअर लेवल से। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राइट नाउ बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी सी ठंडी हुई हैं, ऑलमोस्ट 2.95 के आसपास थी। कमोडिटीज़ में जो क्रूड है वो 108 के आसपास आ गया है, जो कि यहाँ भी थोड़ी सी रिलीफ है। और आप अगर बात करेंगे डॉलर की तो डॉलर इंडेक्स भी 100.9 के आसपास चल रहा था, 100.3 आ गया है, तो यहाँ भी थोड़ा रिलीफ है। तो ये जो रिलीफ मिल रहा है ये रिलीफ काफ़ी पॉजिटिव है इक्विटीज़ के लिए, और इसके कारण ही मुझे लगता है कि एक रिलीफ बाउंस 1 से 2 दिन 3 दिन तक आ सकता है और आप अपसाइड में पैसा बना सकते हैं। अब कौन से स्टॉक्स हैं जो अपसाइड के लिए स्ट्रक्चर अच्छा खासा दिखा रहे हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप एक काम करिएगा, जो बेल आइकन आपको दिखेगा उस बेल आइकन को आप, अगर आपने ऑलरेडी प्रेस कर रखा है, बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन वीडियोस के नहीं मिल रहे हैं, तो उसमें जो ऑल ऑप्शन है उस ऑल ऑप्शन को दबा के रखिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, 1 मिनट का टाइम लीजिए। ऑल ऑप्शन अगर आप ऑलरेडी दबा के रखे हुए हैं तो पहले उसको अनचेक करिए और दोबारा से उसको ऑल ऑप्शन पे करिए। पहले नन करिएगा फिर ऑल करिएगा, क्योंकि कुछ ऐसा एल्गोरिदम में प्रॉब्लम है कि YouTube सभी को नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये काम 1 मिनट निकाल के कर लीजिएगा, ताकि वीडियो मैं आजकल लाइव आना फिर से शुरू कर रहा हूँ, तो जब भी मैं लाइव आता हूँ नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। तो ये आपको बेनिफिट है, क्योंकि कल हमने बहुत अच्छा YouTube लाइव किया और उसके हिसाब से मार्केट में जो हमने उम्मीद की थी कि एक बाउंस आएगा, रेंज में रह सकते हैं, वैसा ही मार्केट था। मोस्ट प्रॉब्ली लो हमने नहीं तोड़ा, हमने हाई भी नहीं तोड़ा, हम रेंज में थे। तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा के रखिएगा, ऑल उसमें ऑप्शन सेलेक्ट करके। आइए चलते हैं, बात करते हैं आगे।
तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे आगे इंडियन मार्केट में निफ्टी के बारे में। तो सबसे पहले निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज के जस्ट बगल में हम क्लोज हुए हैं, इसके ऊपर क्लोज नहीं हुए, इनसाइड कैंडल बना है, कल का बहुत बड़ा रेड कैंडल है, यहाँ पे गैप भी है। अगर ये बुलिशनेस कंटिन्यू रही तो हो सकता है हम ये गैप फिल करने 17,450 तक जाएं। तो 17,450 तक का मूव आपको तब श्योर होगा जब आप 17,190 के ऊपर क्लोजिंग दोगे और निकलने लगोगे, माहौल पॉजिटिव रहना चाहिए ग्लोबली, तब आप इसको लॉन्ग कर सकते हो विथ ए टारगेट ऑफ 250 तो क्रॉस हो जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे जो ये क्लस्टर था, इस क्लस्टर का हाई भी 17,420 था। तो मुझे लगता है 420 450 तक एक अपसाइड बाउंस मिल सकता है अगर हम किसी भी केस में 17,200 के ऊपर निकलते हैं कल परसों के दिन। अब यहाँ पे डाउन साइड का क्या है, डाउन साइड में आपको शॉर्ट करना है। अगर आप 16,950 970 का एरिया तोड़ते हैं तो आप शॉर्ट करने से बिल्कुल भी परहेज मत करिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर है। और जिस तरीके से हमने कई बार देखा है, पहला वेव में आप नीचे जाते हो, फिर एक बाउंस आता है, यहाँ पे यही मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक बाउंस आए, गैप फिल हो और फिर अगला फॉल आ सकता है। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना है, यहाँ पे आप बुलिश रह सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 16,970 950 का रहेगा अपसाइड के लिए। बड़ा स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, आपको पता है कल 15 मिनट के अंदर किस तरीके का फॉल आया। ये हो गया निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी की बात करूंगा तो बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन, ये ट्रेंड लाइन थी, आप देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से काम करती है। मैंने आज नहीं ड्रॉ की है, काफ़ी दिन से है, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो 36,000 पे सपोर्ट है। अगर ये होल्ड करता है तो हम हो सकता है 36,800 क्रॉस करें और एक बार फिर से जाके 37,900 तक का लेवल हिट करें। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले 36,800 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देनी पड़ेगी। ग्लोबल सिनेरियो इंप्रूव होता हुआ दिखना चाहिए, सब कुछ ग्लोबल सिनेरियो पे डिपेंड करता है राइट नाउ। किसी भी केस में 36,000 का लेवल टूटता है तो आप बहुत नीचे के लेवल देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको ऐसा फॉल दिखेगा। 3 कैंडल में हम 35,000 से लेके 32,400 आ गए थे, 3 कैंडल में, सिर्फ 3 कैंडल है। तो अगर ये एरिया टूटता है तो आपको बहुत तेज़ी से फॉल दिखेगा 33,600 की तरफ 3 से 4 दिन के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल के रहना है, तो इसको वॉच करके चलिएगा। ये आपका स्टॉप लॉस है अगर आप यहाँ पे बुलिश होना चाहते हैं। आईटी की बात कर लेते हैं। आईटी ऑलरेडी काफ़ी कमज़ोर था, आज जो कैंडल बना है अभी भी मुझे कंफर्ट नहीं दे रहा है। मैंने यहाँ पे बात की थी, किसी भी तरीके से 32,500 के आसपास तक का बाउंस आए वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। जब तक हम 32,500 600 के नीचे हैं, ये सारे बाउंस सेल ऑफ हो सकते हैं फिर से। तो आईटी में कॉशन रखिए। यहाँ पे एक बड़ा सा गैप छूटा हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो गैप भरे। तो मेरे हिसाब से जब तक ये गैप फिल ना हो जाए, देखिए 35,000 के जब तक हम नीचे हैं, कोई भी बाउंस, कितना भी बड़ा बाउंस, कोई भी खबर आएगी, वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। 2 से 3 दिन का बाउंस जो भी होगा, 2 से 3 दिन बुलिशनेस हो सकती है, जो मैंने उम्मीद भी की है कि अगले कुछ दिन में हो सकती है। अगर हम लो को रिस्पेक्ट करते हैं और लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है, तो हो सकता है हम ये गैप फिल करें। लेकिन आईटी से मैं दूर रहना चाहूँगा बुलिश साइड के लिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रिलायंस की जो हमने बात की थी कल भी। तो रिलायंस ने अपना रीसेंट का जो हाई था वो तोड़ा 2680 पे। हम पुराने ऑल टाइम हाई 2740 के आसपास गए हैं, वहाँ पे क्लोजिंग हमको अच्छी खासी मिली है। लेकिन आपको पता है अगर इस एरिया में हम 2 से 3 दिन रुकते हैं तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगर हम यहाँ से बुलिशनेस दिखाते भी हैं तो कम से कम इस एक पैटर्न को हम फॉलो करेंगे और एक बार गिरेंगे और फिर उठेंगे। लेकिन स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाना थोड़ा खतरा है, क्योंकि 2 से 3 दिन में हमने काफ़ी बड़ी रैली दिखा दी है। तो एक डिप आ जाए, टाइम करेक्शन काइंड ऑफ साइडवेज में यहाँ पे आके हम टच करें और एक बुलिश फ्लैग बनाएं और फिर ऊपर जाएं, ये एक अच्छी पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम 2660 के ऊपर रहते हैं तो रिलायंस बुलिश रहेगा। अब उसके अलावा मैं बात करूंगा आपको HDFC बैंक के बारे में। मैंने कल भी इसके बारे में बताया था आपको, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। ये एरिया होल्ड करना चाहिए, नहीं होल्ड करता है तो फिर आपके लेवल जो अगले हैं 1290 1300 के नीचे आपको 1290 तक का फॉल दिख सकता है, 1280 तक का, और इस एरिया पे ही आपको बाइंग मिलेगी डिसेंट। लेकिन मेरे हिसाब से जो HDFC बैंक को दिलो तमन्ना से खरीदना चाहते थे उनके लिए ये लेवल्स आए ना आए, लेकिन आपको एक अच्छा लेवल अभी मिल रहा है, और गिरे तो और ले सकते हैं, क्योंकि आपको लेने की जो रेंज है वो 1350 से लेके 1250 के बीच में है। इस रेंज में आए, एवरेज करते जाइए, थोड़ा थोड़ा लेते जाइए। मेरे हिसाब से मैं ये गेम प्लान यूज़ करूँगा। बैंकों में सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर SBI का है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे पैटर्न, तो यहाँ पे जो मैंने एक ये ट्रेंड लाइन खींची थी, अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो आपका सपोर्ट 500 पे है। जब तक हम 500 के ऊपर हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम बस एक ही है कि हमने जो ये हाईज पहले बनाए थे, हम उसके नीचे हैं। अगर आप देखें तो ये हेड एंड शोल्डर कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि सबसे बीच वाला जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है पहले वाले से, और ये एरिया हम यहीं से मुड़ रहे हैं। तो अगर हम गलती से भी 495 के नीचे जाते हैं SBI में,
तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी और फिर ये एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन आपको दिखा सकता है ऑलमोस्ट 460 तक। तो मेरे हिसाब से SBI में रिस्क ज़्यादा है, ये स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है, ज़्यादा गिरा नहीं है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है अगर ये हेड एंड शोल्डर बनाने पे आ गया तो यहाँ से आपको 40-50 रुपए का लॉस हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा कॉशन रखिए और इसको वॉच करके चलिए। अगर कोई अपसाइड मिले और आपको निकलने का मौका मिले 540 के आसपास, बिकॉज ऑफ एनी न्यूज़, कोई खबर उड़ती है, कोई भी न्यूज़ आती है, रिजल्ट अच्छे आते हैं, मेरे हिसाब से वो HDFC टाइप का इवेंट होगा जहाँ पे आपको बाउंस मिलेगा और 545 एरिया पे सारे के सारे बड़े लोग निकल जाएंगे। तो आपको ये एक इवेंट वॉच करके रखना है जब भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट आता है। और किसी भी केस में 495 490 टूटता है तो आप लोअर एरिया में 460 तक का फॉल देख सकते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। शेयर किया करिए, शेयर इफ़ यू केयर। जैसे मैं आपको अपना व्यू शेयर करता हूँ। कल किसी ने पूछा कि यार YouTube में बड़ी कमाई होती है, तुम लोग YouTube वीडियो इसलिए बनाते हो। मैं आपको बता दूं कि मेरी जॉब की सैलरी 1.25 लाख की थी। YouTube 60-70 हज़ार रुपये देता है। अगर आपको लगता है कि मैं 1.25 लाख कमाने वाला आदमी 70 हज़ार के लिए यूट्यूब कर रहा है तो आप खुद थोड़ी सी यहाँ पे ठोकिए, शायद आपको 5-10 मिनट में ज्ञान हो जाए कि यूट्यूब लोग पैशन के लिए करते हैं, ना कि पैसे के लिए। पैसा उसका बाई प्रोडक्ट है, बाकी चीज़ों से आता है, नॉलेज मिलता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इसके लिए यूट्यूब करिए। अगर आप लोग आ रहे हैं और आप वॉच कर रहे हैं तो पॉजिटिव माइंडसेट से वीडियो देखा करिए, ज़रूर आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव माइंडसेट से देखेंगे तो जो जैसा देखेंगे वैसा होगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।